हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं राजस्थान बोर्ड के, जो अपना एग्जाम देने वाले हैं अब इकोनॉमिक्स का, उसके लिए किस चैप्टर से किस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। वैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसके बेसिस पे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। मतलब आपकी जो बुक के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में इन टॉपिक्स पे एज इट इज क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको ऐसे ही क्वेश्चन लाइन बाय लाइन क्या करना है, प्रिपेयर करके चलना है। तो हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने यह क्या लिखा है, आरबीएससी इकोनॉमिक्स स्ट्रेटेजी और क्वेश्चन टू प्रिपेयर फॉर फाइनल एग्जाम, हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे हैं इन क्वेश्चंस को एज इट इज प्रिपेयर करना, इनके आंसर सबके लिख लेना। इनको एनसीईआरटी की जो अपनी बुक्स चलती है माइक्रो और मैक्रो की बुक्स, उसमें से सर्च करना, तो आपको ये चीजें क्या होगी, आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सबसे पहले आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर 1 है आपका, कौन सा है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक्सप्लेन वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इनके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे, एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिर व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक छोटा क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स का आ सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। फिर एक्सप्लेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर फ्रंटियर, एक ही चीज होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी एक्टिविटी या इकोनॉमिक सिस्टम, तीनों एक ही चीज है। कौन कौन से होते हैं, मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमी। इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अगेन या तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक सिस्टम, या मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इनके ऊपर पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अक्सर पूछते हैं, और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको पूछते हैं। ये सारी चीजें आपको कौन से चैप्टर से प्रिपेयर करनी है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन, उसमें इन चीजों को अगर आपने कर लिया तो आपके पूरे मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अब आते हैं अपन किसके अंदर, चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 कौन सा है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में 2 टॉपिक आपको मिलते हैं, ध्यान रखना। एक तो कौन सा मिलता है, एक तो टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस और एक है कौन सा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस वाला जो टॉपिक है उसमें क्या क्या प्रिपेयर करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। देन डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पूछते हैं आपको, या पर्टिकुलर मीनिंग पे भी आ सकता है, define cardinal utility analysis, define ordinal utility analysis, then relation between total utility and marginal utility। जब भी रिलेशन लिखेंगे तो साथ में क्या करेंगे, टेबल और डायग्राम भी बनाएंगे। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू को एक्सप्लेन करो। इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए साथ में टेबल चाहिए, डायग्राम चाहिए इनके, और अजम्पशंस चाहिए, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन आता है अपना कौन सा, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखो, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या होती है। एक्सप्लेन वेरियस प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना।
कुछ चीजों के आगे तो मैं 100% लिख देता हूं कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर है ही है, फिक्स है। याद है कौन कौन सी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऐसे क्या है आपके प्रॉपर्टीज हैं। फिर यही चीज देखो लिख दी है, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, two IC never intersect each other, IC never touch x axis nor y axis। इनके ऊपर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। देन डिफाइन इनडिफरेंस मैप। इनडिफरेंस मैप अगर आप आपकी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें अलग से दे रखा है इनडिफरेंस मैप क्या होता है। देन मोनोटोनिक प्रेफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इवन अपनी एनसीईआरटी की बुक में अगर बुक के पीछे के क्वेश्चंस देखोगे वहां पे भी मोनोटोनिक प्रेफरेंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बजट? कंज्यूमर बजट क्या होता है? एक्सप्लेन बजट सेट और बजट लाइन। बजट सेट जब टेबल में प्रेजेंट करते हैं, बजट लाइन जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। देन व्हाट इज बजट कंस्ट्रेंट? ये एक नई चीज लिखी है। बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? जब P1 X1 प्लस P2 X2 नॉट इक्वल्स टू Y होते हैं, जब इनकम के इक्वल्स नहीं होते हैं तो वो बजट कंस्ट्रेंट बन जाता है। फिर व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन? बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? तो वो Px अपॉन Py होता है, मतलब रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी X एंड Y, इनके प्राइस का रेशियो क्या होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। और क्या करना है? कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन कब शिफ्ट होती है, बजट लाइन कब रोटेट होती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन आईसी एनालिसिस या सिचुएशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और रेशियो ऑफ प्राइस, इनके बीच में क्या इक्वलिटी के क्वेश्चंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है? तो इन सबको आपको क्या करना है? इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के टॉपिक्स में अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये तीनों एक ही है, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन आईसी एनालिसिस या इक्वलिटी ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। क्लियर? फिर आता है इसी के अंदर टॉपिक कौन सा? नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं। कौन कौन से? देखो थ्योरी ऑफ डिमांड में एक तो आता है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, एक और चीज जो मुझको लगती है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जब भी पूछते हैं तो आपको क्या करना है? टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है, अजम्पशंस और एक्सेप्शंस सारी चीजें आपको लॉ ऑफ डिमांड में लिखनी पड़ेगी। देन व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमेशा क्या शो करता है? रिलेशंस को शो करता है। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? Why demand curve always slopes downward और why consumer buy more of goods if price of commodity decrease? प्राइस कम होते हैं तो कंज्यूमर और क्यों खरीदता है? इसके अंदर प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन तीनों चीजों को आपको पढ़ना है, प्राइस इफेक्ट को, इनकम इफेक्ट को और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। देन एक्सप्लेन वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और इंपैक्ट ऑन डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिमांड के डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये सारे डिटर्मिनेंट। और इन डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड कर्व कितना आगे जाता है और कितना पीछे जाता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इनमें क्या डिफरेंस होता है मूवमेंट अलोंग में और शिफ्ट में। एक और चीज जो मुझको लगता है जिसके ऊपर अब की बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उसमें भी मैं कुछ चीजें क्या कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि इनको तो जरूर पढ़ लेना। देन व्हाट डू यू मीन मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड क्या होती है? हाउ मार्केट डिमांड कर्व डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व? मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व से कैसे डिफर होता है, ये भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होते हैं? थोड़े से लेस इलास्टिक होते हैं। मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा मोर इलास्टिक कर्व होता है, मोर फ्लैटर कर्व होता है। ओके, देन इसी के एक और पार्ट है इसका, वो कौन सा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं किसमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। कौन कौन से? एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
एक्सप्लेन डिग्रीज और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विद डायग्राम, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, इसे इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर वन न्यूमेरिकल ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड, ठीक है, परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। एक और चीज जिसमें मैं क्या लिख सकता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो क्या लिखा रहता है, वेरियस इलास्टिसिटी अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व, एक लीनियर डिमांड कर्व में अलग अलग इलास्टिसिटी को आपको एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कैसा होता है, जिसके कर्व के नीचे के सारे ही रेक्टेंगल सेम साइज के होते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। और एक न्यूमेरिकल आता है किससे रिलेटेड, डिमांड फंक्शन से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो इनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 4 टॉपिक हैं किसके अंदर, चैप्टर 2 कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, डिमांड है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। अब आते हैं अपन किसमें, अब आते हैं अपन चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 है आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसमें अपन सबसे पहले अगर बात करते हैं किसकी, प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में प्रोडक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस, कैसे कैसे टॉपिक आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ फर्म, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, इनको एक्सप्लेन करना है। सर ये कहां लिख रखा है, जैसे ही आप प्रोडक्शन वाला चैप्टर खोलोगे एनसीईआरटी की बुक में तो आपको ये वर्ड्स हाईलाइटेड दिख जाएंगे, तो उनको वहां से पढ़ना। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन क्या शो करता है, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को शो करेगा। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक्सप्लेन आइसो क्वांट, एनसीईआरटी की बुक में बॉक्स में ये चीज दे रखी है, आइसो क्वांट क्या होता है। राइट डाउन कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये होता है फैक्टर्स, इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं, इसमें सारी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। डिफाइन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, दोनों चीजें लगभग सेम है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, मीनिंग, टेबल, डायग्राम, स्टेजेस, सारी चीजें आपको क्या करनी है, लिख के आनी है, तो जाके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 आउट ऑफ 4। देन रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, एमपी एंड एपी, इनके रिलेशंस होते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। रिलेशंस के लिए भी टेबल और डायग्राम दोनों आपको क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देन आता है एक्सप्लेन वेरियस रिटर्न्स टू स्केल, को एक्सप्लेन करना है। रिटर्न्स टू स्केल मेनली किसका पार्ट है, लॉन्ग रन का पार्ट होता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टीपी, एमपी एंड एपी, इसका न्यूमेरिकल। एक और चीज जो मेरे को लगती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, कैलकुलेट टीपी, एमपी और एपी, टेबल दे देते हैं, टेबल में क्या करना पड़ता है, फिल करने पड़ते हैं डेटास को, तो इनकी कैलकुलेशन सीख के जाना। और अगर क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर आ सकता है, हालांकि चांसेस कम है, फिर भी पढ़ के जाना, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये कहां दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी की जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें एक बॉक्स में दे रखा है, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं अपन किसके अंदर, कॉस्ट वाले लॉजिक में आते हैं कि कॉस्ट वाले चैप्टर में कौन कौन सी चीजें है। तो कॉस्ट में मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। कॉस्ट के अंदर क्या है, एक तो आपको याद रखना है वेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट या कॉस्ट, कॉस्ट कितने तरीके की होती हैं। जब भी अपन कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं या लिखते हैं तो आपको क्या करना है, मीनिंग बताना है, टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है। किससे रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इतने तरीके की कॉस्ट हैं जो आपकी बुक में दे रखी है। इन सारी कॉस्ट का मीनिंग,
टेबल, डायग्राम, तीनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन रिलेशन बिटवीन टीसी एंड एमसी, एमसी एंड एसी और एबीसी। ध्यान रखना, एमसी और एसी का रिलेशन या एमसी और एबीसी का रिलेशन दोनों सेम होते हैं। रिलेशंस जब भी लिखते हैं तो अगेन क्या क्या करना है, टेबल और डायग्राम आपको बना के आना है। देन एक्सप्लेन वेरियस लॉन्ग रन कॉस्ट एंड शेप ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। लॉन्ग रन कॉस्ट कौन सी होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है, उसके शेप को। तो ध्यान रखना, आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दो लॉन्ग रन कॉस्ट पे फोकस किया है, एक तो है LRAC और एक LRMC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो इनके आपको क्या करना है, रिलेशंस को बताना है। इनके रिलेशन क्या, तो रिलेशन लिखा सेम एज एसी और एमसी। जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन होगा वैसा की वैसा रिलेशन किसका होगा, LRAC और LRMC का भी होता है। तो आपको क्या करना है, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर कैलकुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की अलग अलग कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। ये न्यूमेरिकल आता है, फिल दी टेबल वाला। क्लियर, तो ये चीजें आपको प्रोडक्शन और कॉस्ट चैप्टर में इनको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आते हैं अपन किसमें, चैप्टर 4। चैप्टर 4 कौन सा है, थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं चैप्टर 4 में। देखो कौन कौन से आते हैं थ्योरी ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। एक्सप्लेन परफेक्ट कंपटीशन एंड मार्केट विद इट्स फीचर्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स आपको पूछते हैं। ये एक और चीज जो क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। याद है क्या होते हैं, फर्म प्राइस टेकर होती है, लॉट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, ये सब दे रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। एक्सप्लेन 3 कंडीशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक और चीज जो मुझको लगती है इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 3 कंडीशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एनसीईआरटी की बुक देखना, उसमें लिख रखा है। देन एक्सप्लेन टीआरटीसी और एमआरएमसी अप्रोच ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम प्रॉफिट। टीआरटीसी या एमआरएमसी अप्रोच को बताओ। अप्रोच जब भी बताते हैं तो आपको टेबल और डायग्राम भी बनाने हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ अ फर्म, फर्म की सप्लाई क्या होती है। एक्सप्लेन वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। एक्सप्लेन इंपैक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन सप्लाई कर्व, ये चीज एक और है जो मुझको लगती है इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन सप्लाई कर्व, क्यों, 12th की एनसीईआरटी की माइक्रो की बुक्स में ये 3 टॉपिक ही दिए हुए हैं। कौन कौन से, चेंज इन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, चेंज इन इनपुट प्राइस और प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और चेंज इन टैक्स रेट या यूनिट टैक्स, इसके ऊपर आ सकता है। देन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ शटडाउन पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट, सुपर नॉर्मल पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट। फिर आप बोलोगे सर ये कहां लिख रखे हैं, अगेन आपकी एनसीईआरटी की बुक में अगर आप चैप्टर 4 ओपन करोगे तो उसमें इन चीजों को हाईलाइट किया हुआ है। किसको, शटडाउन पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट। तो इनको वहां से अच्छे से पढ़ना और लिखना। देन कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांसेस है। जैसे डिमांड इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं वैसे ही प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, बस डिमांड में माइनस साइन आता है, सप्लाई में माइनस साइन आगे नहीं आता है। ओके, एक्सप्लेन ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये कहां लिख रखा है, अगर आप देखोगे तो अलग अलग डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। एक शुरू होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, एक शुरू होता है पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस से, एक शुरू होता है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये तो 3 होते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी। इसके अलावा परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। बुक में देखना ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें मिल जाएगी इजीली, कोई भी प्रॉब्लम आपको वहां पे नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो उसी की लैंग्वेज थोड़ी सी बदलती है, उसी की लैंग्वेज बदल के क्या कर देते हैं, वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम में वही होगा सारे। देन कैलकुलेट टीआर, एमआर, एआर एंड प्रॉफिट,
एक और चीज जो मेरे को लगती है इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? टी आर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट लेस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। क्लियर? माइक्रो का जो लास्ट चैप्टर है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, इनको एक्सप्लेन करना है विद टेबल एंड डायग्राम, टेबल और डायग्राम के साथ। फिर एक्सप्लेन इंपैक्ट ऑफ फॉलोइंग चेंजेस ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एक और चीज जो मुझको लगती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कौन कौन से? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, when demand is perfectly elastic in elastic and supply increase and decrease, when supply perfectly elastic in elastic demand increase and decrease, इनको पढ़ना अच्छे से। when simultaneous change in demand and supply, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। then explain wage determination in labor market, लेबर मार्केट में वेज कैसे डिटरमाइन होती है? वेयर डिमांड ऑफ लेबर इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ लेबर, जहां पे डिमांड ऑफ लेबर सप्लाई ऑफ लेबर बराबर होते हैं। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, अच्छे से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन होंगे। और एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से रिलेटेड इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और सप्लाई आपको दे देंगे ds इक्वल्स टू डी एस और डी क्यू डी और क्यू एस इक्वल्स टू, क्यू डी मतलब क्वांटिटी डिमांड, क्यू एस क्वांटिटी सप्लाई, इक्वल्स टू इक्वेशंस देंगे और आपको कहेंगे क्या कैलकुलेट करो? इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन चीजों को जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे क्या करना है? प्रिपेयर करना है। अब आप बोलोगे सर ये पीडीएफ तो हमारे पास है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? इनके स्क्रीनशॉट ले लो जहां जहां मैं रुक रहा हूं चैप्टर वाइज, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स हैं। इससे आपकी बहुत क्या हो जाएगी? हेल्प हो जाएगी। ठीक है? या फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा मेरे, आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको क्या करूंगा? ये पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, वहां से आप मेरे कांटेक्ट करना और मैं आपको हेल्प भी कर दूंगा जरूरत हुई तो। क्लियर? अब आते हैं अपन किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? देखो, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 बहुत इजी सा चैप्टर है। चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? चैप्टर 1 तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्शन में एक तो पढ़ो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सब इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एडम स्मिथ एंड जॉन मेनार्ड किनीज, एडम स्मिथ और जे एम किनीज का इंट्रोडक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बुक में देखोगे लिख रखा है इनका कब बर्थ है, कौन कौन सी बुक्स वगैरह इन्होंने लिखी है, ये सारी चीजें। फिर एक्सप्लेन ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसके बारे में बताना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वापस क्या होते हैं? दो होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देन 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। 4 सेक्टर कौन से? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। देन अपन आते हैं किसमें? चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग की अगर अपन बात करें तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? देखो ये सारे आते हैं चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला, एक्सप्लेन वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कौन कौन से होते हैं? फाइनल, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट बुक में हाईलाइट करके दिया हुआ है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, और व्हाई डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज मेंटेन, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों मेंटेन किया जाता है, ये भी बहुत जरूरी है ताकि हम फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर सकें? रिप्लेस कर सकें। देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी, रियल फ्लो, मनी फ्लो, जो आपके बुक में एक चार्ट दे रखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड 3, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन प्लान एंड अनप्लान अक्यूमुलेशन एंड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, ये भी आपको इस चैप्टर में
एनसीईआरटी की बुक में हाईलाइटेड चीजें अगर आप देखोगे तो मिल जाएगी कि प्लान एंड अनप्लान एक्यूमुलेशन एंड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। एक्सप्लेन वेरियस रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं? जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। ये सारे होते हैं क्या? रिलेटेड एग्रीगेट्स। फिर एक्सप्लेन प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर पेपर टफ सेट करना होगा तो इन चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, इनके मीनिंग और इनके फॉर्मूले। देन कैलकुलेट रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, प्राइवेट, पर्सनल, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन सब की कैलकुलेशंस, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर, इनके कॉन्सेप्ट्स बताओ। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब कंज्यूमर्स के प्राइस कितने बढ़ रहे हैं घट रहे हैं इसकी स्टडी करनी है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, होलसेल प्राइस कितने बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं इसकी स्टडी करनी है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में। देन एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर और इसकी लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्या क्या? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और एक्सटर्नलिटीज, याद रहेगा। अब आते हैं अपन किसके अंदर, नेक्स्ट आते हैं अपन चैप्टर 3 अपना मनी एंड बैंकिंग। मनी और बैंकिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? पहला, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम या रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ मनी और फंक्शंस ऑफ मनी, तीनों लगभग एक ही चीज होती है। क्या होता है फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। मनी क्या काम आता है? स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। वाई पीपल डिमांड मनी और मोटिव ऑफ डिमांडिंग मनी, मनी की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? तो 3 मोटिव होते हैं, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्यूलेटिव मोटिव, इसलिए हमको मनी की जरूरत पड़ती है। पढ़ना, इनको बुक में दे रखे हैं अच्छे से। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या काम करता है। एक्सप्लेन वेरियस टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई और मेथड्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है और इसको मेजर करने के तरीके, मेथड टू मेजर मनी सप्लाई। 4 तरीके होते हैं, कौन कौन से? M1, M2, M3 और M4। इसमें भी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नैरो मनी, अगर पूछे नैरो मनी तो वो होता है M1 एंड M2, अगर वो पूछते हैं ब्रॉड मनी तो होता है M3 एंड M4। देन व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, अगर ये क्वेश्चन आता है कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स क्या होते हैं तो आपको किसको एक्सप्लेन करना है? M3 को। जो और अगर पूछते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर तो वो भी क्या होता है? M3। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन के ऊपर भी अपना क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? अब आता है कौन सा? चैप्टर 4। चैप्टर 4 है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें क्या क्या करना है? एक तो एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड और इसके कंपोनेंट्स पढ़ो अच्छे से, ठीक है। क्या? ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या क्या होते हैं? सी, आई, जी, एक्स, एम, ये इसके कंपोनेंट होते हैं। एक्स पोस्ट और एक्स आंटे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट बुक में दे रखे, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। एक बॉक्स में आपको ये चीजें भी दे रखी है। एक्सप्लेन कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। जब भी फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है? टेबल भी बनानी होती है, डायग्राम बनानी होती है और रिलेशंस लिखने होते हैं इनकम के साथ, ये होते हैं मेनली फंक्शंस। देन एक्सप्लेन इंपैक्ट ऑफ चेंज इन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीगेट डिमांड कर्व, अगर कंजप्शन बढ़ता है या घटता है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व पे क्या इंपैक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या घटता है तो एग्रीगेट डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा। बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट होगा अपवर्ड, घटता है तो एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। एक्सप्लेन मल्टीप्लायर मैकेनिज्म या मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर क्वेश्चन
आता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। व्हाट डू मीन बाय पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, एक और चीज जो मुझको लगती है इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, इसमें डिफरेंस पढ़ के जाना। और एक न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम का आता है जिसमें क्या निकालना होता है, इक्विलिब्रियम इनकम, ये आती है y इक्वल्स टू सी प्लस आई या फिर y इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ऐसे इनकम निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है या इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पढ़नी है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। अब लास्ट ज्यादा नहीं बच रहा है, सिर्फ 2 यूनिट और बच रहे हैं। एक तो होता है अपना कौन सा, चैप्टर 5 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या क्या होते हैं 3 फंक्शंस, अलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और स्टेबलाइजेशन फंक्शन। एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो 3 डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। देन कैलकुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। टैक्स मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे को कहीं अंदर से बुक से मिला, हो सकता है अगर पेपर टफ बनाना हो तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हाउ प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स एक्ट एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और शॉक एब्जॉर्बर। प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स कैसे एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, तो इसका ये आंसर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा इंट्रोड्यूस एफआरबीएम एक्ट 2003 एंड जीएसटी, ये कहां मिलेगा सर, एफआरबीएम एक्ट एनसीईआरटी की बुक में देखना, बॉक्स में एक जगह एफआरबीएम एक्ट भी आपको क्या है दिया हुआ है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये सारे क्या है चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट जो चैप्टर 6 है आपका, चैप्टर 6 में कौन कौन सी चीजें हैं, देखो चैप्टर 6 में आपको इन सारी चीजों को प्रिपेयर करना है। चैप्टर 6 कौन सा है अपना, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ओपन इकोनॉमी में 3 वेज थ्रू विच वी कैन मेक आवर इकोनॉमी ओपन, अपनी इकोनॉमी को ओपन कैसे बना सकते हैं, या एक्सप्लेन हाउ लिंकेज कैन बी एस्टेब्लिश्ड विद वर्ल्ड और अदर इकोनॉमीज। इसके अंदर 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू अपन अपनी इकोनॉमी को ओपन बनाते हैं। कौन कौन से, आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और लेबर मार्केट। Then what do you mean by leakage and injection in economy? What do you mean by balance of payment? Balance of payment क्या होता है? Explain various component of balance of payment account. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, फिर इनके अंदर इनकी डिटेल्स हैं, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। राइट डाउन द सिचुएशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है। अगर थोड़ा सा पेपर टफ बनाना होगा तो कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस और इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देन व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन व्हाई वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी, हमको फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। What are the sources of foreign exchange और foreign currency, अपनी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी कहां से आता है, या फ्रॉम वेयर वी गेट फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी, या सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर। एक्सप्लेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट, एक और चीज जो मुझको लगती है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन फॉलोइंग चेंजेस, इसका डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इंपैक्ट आता है।
किसका? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इनका क्या इंपैक्ट आएगा? किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा? डोमेस्टिक करेंसी पे। तो डोमेस्टिक करेंसी का इनकी वजह से एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है। देन व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज्ड फ्लोटिंग? मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग क्या होता है? एक एक्सप्लेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अपने आप होता है, डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन किसकी वजह से होता है? गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है मार्केट में। अगर पेपर इजी बनाना होगा तो लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन वेरियस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो आपका पेपर क्या होगा? बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। और आप कितने स्कोर करेंगे जो अपन ने स्टार्टिंग में इस पीडीएफ में मैंने आपको बताया, कितना स्कोर करोगे? 80 आउट ऑफ 80। ये कितना स्कोर करना है अपन को? सर हमको स्कोर करना है 80 आउट ऑफ 80। तो जो जो क्वेश्चंस जैसे जैसे मैंने बताए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उनके आंसर्स लिख लेना। मेनली जो मेरा बेस है वो एनसीईआरटी की बुक है, माइक्रो और मैक्रो की बुक्स जो अपने पास अवेलेबल होती है उसमें। इसके अलावा बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो ही आपके एग्जाम में आते हैं, तो बुक के पीछे के क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस अगर नहीं होते हैं तो इक्वेशंस के ऑप्शन में आपको कोई दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसके बेसिस पे क्या करना? अटेंड करना। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट।